बहुत कम है अपने पास। तो हम क्या करेंगे अभी, सीधा हम जो आज का सेशन है, जिस सब्जेक्ट के लिए हम आज एक जगह पे आए हैं, एक वही चीज को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी कोई अगर कंफर्म करे कि मेरी स्क्रीन। यस, क्लियर है सर, क्लियर है सर, एक्सेलेंट सर, क्लियर है। ओके ओके ओके। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है, हम जो पढ़ने वाले हैं, वो है C5 वर्सेस D5। अब C5 मतलब और D5 मतलब, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। C5 यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है, और D5 ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। C5 मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस, और D5 मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे की दुनिया। जो आज हम दुनिया भर में चीजें देखते हैं, मतलब उसमें शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इक्विटी कमोडिटी हो, या फॉरेक्स हो, जो कोई भी हो, या बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, ये सारा कुछ आएगा फाइनेंस में। अब ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अब तक जो चल रही थी, मतलब अब तक कह नहीं सकते, अब आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन अब तक जो चला है वो सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ही है। मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल करने वाली कोई गवर्निंग बॉडी रहेगी, या तो कोई एक बंदा रहेगा जिसके कंट्रोल में सारा कुछ रहेगा, उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज। अब ये हो गया सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब क्या? वो बंदा या वो गवर्निंग बॉडी वो कंट्रोल करेगी वो सारा कुछ फाइनेंस का बिजनेस। वो हो गया सेंट्रलाइज फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? डीफाई। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज। अब यहाँ पे अकेला बंदा या गवर्निंग बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसको कंट्रोल करेगी पूरी कॉम। यानी कि उसमें जो भी इन्वॉल्व है, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मिल के उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज बनती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो यही चीज थोड़ा बहुत हम समझने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं, फर्स्ट लेसन में जाते हैं। इसमें जो है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? पहले तो ये समझना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो मैंने अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब कोई गवर्निंग बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मेरी कंपनी है जिसको मैं ओनर हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको चला रहा हूं। तो मैं चलाऊंगा मेरे तरीके से, और यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं तो भी मैं खुद लूंगा, अकेला लूंगा, किसी से पूछना सलाह लेना जरूरी लगा तो लूंगा, अगर नहीं तो मैं खुद से ही डिसीजन लूंगा। या तो ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे कि वहां पे एक गवर्निंग बॉडी रहेगी, 10, 12, 50, 100, 200 लोग, जितने भी तय हैं उतने लोग वहां पे बॉडी में रहेंगे, और खाली वही लोग उसके डिसीजंस लेंगे। मतलब डिसीजन मेकर्स कह सकते हैं हम लोग। कुछ डिसीजन मेकर्स के हाथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अकेले के है, तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। अब इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं? यहाँ पे पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। मतलब क्या? डिसीजन करने में, डिसीजन मेकिंग में उनको ताकत दी जाती है। तो इस वजह से होता क्या है, इजी होता है डिसीजन लेना। अब दूसरी चीज इसमें होती है ए क्लियर चेन कमांड। मतलब क्या? यहाँ पे अब हम कह सकते हैं इसको हायरार्की भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा, मैं एक कंपनी है जिसका मैं सीईओ हूँ, तो वहां से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक क्या होगा? कमांड दिए जाएंगे, किसी को किसी को किसी को। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक बैंकिंग सेक्टर में एक बैंक है, बड़ी बैंक है, आईसीआईसीआई जैसी एक बैंक है। वहां पे होगा क्या? एकदम डाउन पे कौन होगा? एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो उसको कमांड कौन देगा? उसका मैनेजर देगा। मैनेजर को कौन कमांड करेगा? एरिया मैनेजर। उसको रीजनल मैनेजर। उसको जोनल मैनेजर। इससे स्टेट मैनेजर। और ऑल इंडिया का जो हेड होगा वो उसको कमांड करेगा। मतलब क्लियर चेन ऑफ कमांड जिसको बोलते हैं, इसको हायरार्की भी कह सकते हैं हम लोग, ये वो वहां पे होती है। और दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या आएगा? फोकस्ड विजन। देखिए, हर किसी को उसका काम बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव को क्या करना है उसको बताया है, मैनेजर को क्या करना है वो बताया है, एरिया मैनेजर का काम उसको पता है। तो इस वजह से फोकस होते हैं लोग।
ठीक है, और रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है इसमें, रिड्यूस कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे से ज्यादा काम करवाया जा सकता है सेंट्रलाइज फाइनेंस में, उसके पैमाने से भी ज्यादा उसको काम हम देकर वहां से काम ज्यादा करवा के कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, यहाँ पे एक आध कोई चेंजेस हमने करवाए हैं सिस्टम में या बदलाव करवाए हैं, तो वो क्या हो सकता है, इसमें कमांड होती है। फॉर एग्जांपल क्लियर चेन कमांड होने की वजह से, मतलब हायरार्की होने की वजह से उसको हमने बता दिया कि ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे चेंजेस करने हैं, इनकी सैलरीज हमें कम करने हैं, तो कम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आध ऐसा डिसाइड हो गया कि एरिया मैनेजर को अभी एक नहीं दो दो एरिया कवर करने हैं, ये डिसीजन करना है, तो इमीडिएट हो जाता है। तो इस तरह से वहां पे क्विक इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी वर्क, प्रेशर डाल के काम करवा के वहां पे क्वालिटी पे फोकस करके क्वालिटी वर्क भी वहां से लिया जा सकता है। अब ये हो गए सेंट्रलाइजेशन के फायदे। अब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, मतलब नौकरशाह तानाशाह क्यों हम कह सकते हैं, लीडरशिप जो होगी। फॉर एग्जांपल एक बड़े लीडरशिप पे है, एक आध एग्जांपल के लिए हम जोनल मैनेजर है समझ लीजिए, वो क्या करेगा, उसकी लीडरशिप इतनी दबाव डालेगा टीम पे, उससे उसकी वजह से उसको फॉलो कोई नहीं करेगा, लेकिन काम करेगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा। इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप भी होती है वहां पे। अब रिमोट कंट्रोल से तो चलता ही है सेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी होती है वो सब टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को रिमोट से ही चलाती है। डिले इन वर्क हो सकता है, क्यों, कारण है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते और वो आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली उसका कुछ नहीं सुनोगे। आप अगर उसको पसंद नहीं करते तो आप काम भी नहीं करोगे, आप सोचोगे क्या ज्यादा पगार देने वाले हो क्या, तो इस वजह से आप क्या करोगे, इसमें काम भी डिले कर दोगे, लेट कर दोगे, अब हो सकता है तो भी नहीं करोगे। तो ये चीजें होती है, डिले हो सकती है। और लैक ऑफ एम्प्लॉय लॉयल्टी, अगर मुझे पगार उतना ही मिलने वाला है तो मैं ज्यादा काम करके क्या करूंगा, क्या फायदा है मेरा, कंपनी का तो फायदा हो रहा है, मेरा क्या होगा। तो ये मेरा क्या होगा ये सोच बन जाती है अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। अब डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का एक बढ़िया एग्जांपल बोलेंगे तो वो होता है चुनाव। देखिए, हमारे यहाँ एक ऐसी सिस्टम बन गई है कि एक सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी को तय करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, हमें कुछ एमएलएज, स्टेट होगा तो कुछ एमएलएज को चुनने के लिए हम चुनाव करते हैं सारे मिलकर। अब इस चुनाव कर रहे हैं सारे मिलकर, मतलब सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन सब डिसेंट्रलाइज होके चुन रहे हैं किसको, एक गवर्निंग बॉडी को, जो कि सेंट्रलाइज बन जाएगी आगे जाके वो पूछेगी नहीं बाकी सब लोगों को, भाई हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, आपको पसंद है क्या, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको चुन के दिया है, वो अथॉरिटी उनको दे दी। मतलब ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे हिसाब से कि हम एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंट्रलाइज बॉडी चुन रहे हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है मेरे हिसाब से, मैं हर बार इसी एग्जाम्पल को देता हूँ एज ए डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल देने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए अगर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज का लेंगे हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो क्रिप्टो करेंसी हो, ये तो एक ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज का एक बढ़िया नमूना है। इसमें होता क्या है कि कंट्रोल किसी एक बंदे के पास नहीं रहता, सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सारे लोग अपना है सोच के काम करेंगे। किसी एक का अगर रहेगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन हर किसी को उतना ही बेनिफिट रहेगा तो हर कोई क्या करेगा, बहुत ज्यादा तो पैमाने पे उस पर इन्वॉल्व होगा, काम करेगा। और डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लोग होंगे,
मतलब किसी के क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, किसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो अलग अलग काम अलग अलग लोग अलग अलग सेगमेंट में करते जाएंगे, तो उसका काम भी बढ़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग क्षेत्र में भी हम ज्यादा काम कर सकते हैं। ये एक उसका बेनिफिट है। दूसरा है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होगा? क्योंकि कोई भी डिस्कशन हो, तीसरा पॉइंट देखिए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे सबको एक ही विषय पे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए भी हम चुनाव एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक बंदे को, वहां पे खड़े 50 लोग होंगे, फिर भी हमने क्या किया, एक ही बंदे को चुन के दे दिया। इस वजह से होता क्या है, डिसीजन जो होता है लोगों की ओर से डिसेंट्रलाइज होता है और एक ही बंदे को होता है। इस वजह से कम्युनिकेशन कैसे किया है कि हमें एक बंदे को चुनना है, ये हमारा कम्युनिकेशन है, एक ही जगह पे होने की वजह से। तो ये एक बेनिफिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। ईज ऑफ एक्सपांशन, बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से एक्सपांशन करना तो बहुत आसान होता है। बेटर सुपरविजन हो सकता है और कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लोग इन्वॉल्व ज्यादा हैं, खुद का सोच के कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका सुपरविजन भी बेटर होता है, कंट्रोल भी बेटर रहता है। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव, अगर ब्लॉक ओरा का ही सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डिसेंट्रलाइज वे से अब अगर डीफाई स्टार्ट हो गई, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मैनुअल इंटरफेरेंस बंद हो गया, एक फाइनल डिसीजन होके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के अपना प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे काम किसी का नहीं होता। अब रिलीफ किसको मिलेगा? ये डेवलप करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव कौन है? फिरोज सर हैं, उनको भी रिलीफ मिलेगा, नितिन सर हैं, उनको मिलेगा, रियाज सर को मिलेगा, ताकि वो लोग क्या करेंगे, बाकी जो चीजें हैं एक्सपांशन के हिसाब से और बढ़िया करने के हिसाब से उस पे काम करना शुरू कर देंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ब्लॉकचेन का ही ले लेते हैं। ब्लॉकचेन, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें क्या आ सकते हैं, उसमें गैस फीस ज्यादा आ गई, होने लगी, खर्चा ज्यादा होने लगा, स्पीड कम हो गई अपनी, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए कि जिसको स्पीड ज्यादा चाहिए, तो ये हम डेवलप करने के बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक बार डेवलप हो गया उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब बाहरी दुनिया के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अपने सिस्टम में आ सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। नैरो प्रोडक्ट लाइन दूसरा उसका डिसएडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल हमने समझ लीजिए एक प्रोडक्ट बना दिया जो अभी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे चल के वो चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें वीसीआर जब आया तब ऐसा लगता था कि वीसीआर जिसके पास है वो सबसे मतलब बड़ा है गांव में। हमारे जैसे, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ होता कैसे था, किसी के घर में अगर वीसीआर है तो हम उसको बोलते थे कि ये सबसे बड़ा बंदा है गांव में का। अब जाके क्या होगा, उसके बाद क्या हो गया, अगर वही प्रोडक्ट आज भी रहता तो चलता क्या? नहीं चलता। क्यों? उसमें चेंजेस होते गए और उसके बाद वीसीआर के बाद सीडी प्लेयर आ गया, पेन ड्राइव से चलने वाली डिवाइसेस आ गए, अब तो सीधा मोबाइल से ही चलने लगे, वीडियो भी अभी मोबाइल पे आ गए। तो मतलब उसमें डेवलपमेंट भी जरूरी होता है, हिसाब से टाइम के हिसाब से डेवलप करना डिफिकल्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, और इस सभी के वजह से कभी कभी वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के होते हैं। अब अगर देखेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ एक दो एग्जांपल हम देखते हैं ताकि समझ जाएं कि सिस्टम चलता कैसे है। इसमें वो पहले तो हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम का, सेंट्रलाइज सिस्टम में बैंकिंग कैसे काम करती है, और सेंट्रलाइज सिस्टम में मनी ट्रांसफर, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होती है वो कैसे चलती है, और सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस हो, वजीरेक्स हो, ये सारे सेंट्रलाइज हैं। तो ये कैसे चलते हैं, इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, एक बैंक जो सेंट्रलाइज बैंक होती है, कोई भी बैंक ले लो, अभी फिलहाल तो इंडिया में कोई भी डिसेंट्रलाइज बैंक नहीं है, सारे के सारे सेंट्रलाइज बैंक है। कोई भी बैंक का अगर एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बैंक के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है लेंडर, दूसरा होता है बोरोवर। लेंडर मतलब जो डिपॉजिट देगा,
एफडी करेगा, आरडी करेगा या सेविंग अकाउंट में पैसा डालेगा। मतलब बैंक के लिए क्या है, वो जमा करता है, और वो जमा करता एक पार्ट हो गया। और दूसरा कौन रहेगा बैंक का इंपॉर्टेंट पार्ट? बोरोवर। मतलब जो आया हुआ पैसा है वो कोई तो लोन लेके जाएगा, तो वो लोन लेके जाएगा तभी बैंक एफडी करने वाले को क्या देगी? रिटर्न देगी, इंटरेस्ट देगी। समझ लो कि मैं एक 10 लाख रुपए का एफडी कर रहा हूं, बैंक क्या कहती है मुझे? मैं आपको 6% से सालाना ब्याज दूंगा। अब सालाना 6% ब्याज दूंगा ये सोच के बैंक देगी, सोच के एफडी कर किसी ने बैंक में कर दी, मैंने कर दी बैंक में। अब बैंक मुझे कब देगी 6%? अगर वो बैंक आगे किसी को ज्यादा ब्याज से, इंटरेस्ट से देगी और वो प्रॉपर रीपेमेंट करेगा, तब जाके वो क्या करेगा? बैंक अपने को एफडी पे रिटर्न देगी। अब समझ लो कि कोई बंदा आ गया, अलग अलग बैंक तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स में लोन देती है। फॉर एग्जांपल होम लोन है, व्हीकल लोन है, मॉर्गेज लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, बहुत सारे लोन होते हैं अलग अलग। उसमें किसी बंदे को 10% से एक 10 लाख रुपए बैंक ने क्या किया? ब्याज पे लोन दे दिया। अब समझ लीजिए, एफडी पे हमें 6% देने हैं और हमने उसी पैसे को किसी नए बंदे को दे दिया 10% से। अब होगा क्या? अगर देखिए, अब ये सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज होने की वजह से पैसा किसका है? मेरा है। मैंने पैसा जमा किया बैंक में। अब मेरे पैसे को किस तरह से यूज करना है, इसका कंट्रोल मेरे पास है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज। मतलब मेरा पैसा है, मेरे ही बैंक अकाउंट में दिख रहा है, लेकिन खाली मेरे पेपर पे है, अकाउंट में है। लेकिन इसको कैसे और कहाँ यूज करना है, ये डिसीजन कौन कर रहा है? गवर्निंग बॉडी, जो उसकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, वो उसको डिसाइड कर रही है कि इस पैसे को कहाँ और कैसे यूज करेंगे। अब चलो, ये हो गया पैसे का यूज करने का डिसीजन गवर्निंग बॉडी ने ले लिया। अब समझ लीजिए, बैंक किसी और को 10 लाख रुपए लोन देती है 10% से। यहां से 6% लिया, यहाँ पे 10% दे दिया। अब बैंक को उस बंदे ने, समझ लो इसाक सर है, इसाक सर ने 10 लाख रुपए ब्याज पे लिया, 10% प्रॉपर उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। अब 4%, 6% तो किसको देना है? जिसने एफडी रखी थी उसको देना है, मुझे मिल गया। अब 4% क्या हो गया? 4% ये है ना बैंक का प्रॉफिट हो गया। अब ये 4% बैंक का प्रॉफिट हो गया। बैंक कहेगी कि 2% मेरा मैनेजमेंट का खर्चा है, सैलरीज, ये एक्सपेंसेस, ये सारा है, अब ये मैं खर्चा करूंगा। उन्होंने वो खर्चा कर दिया, अब बचे 2%। अब ये 2% क्या करना, इसका डिसीजन भी कौन लेगा? वही सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी। देखिए, पैसा तो हर किसी का है, शेयर होल्डर बहुत सारे हैं बैंक में। अगर आप एग्जांपल ये लेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, 700 करोड़ उसके शेयर होल्डर हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर 700 करोड़ है। और अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास कितना है? 100 करोड़। 600 करोड़ किसके पास है? पब्लिक के पास। मतलब पब्लिक ने 600 करोड़ शेयर्स ले रखे हैं बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक के। लेकिन डिसीजन लेने में 600 करोड़ इन्वॉल्व है क्या? 600 करोड़ जिनके पास हैं शेयर्स, वो लोग, ये 2% जो बचा है, इसका क्या करना है, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्निंग बॉडी। अब ये लोग क्या करेंगे, किसको पता है? अगर वो उनकी नीयत अच्छी है तो बढ़िया करेंगे, अगर उनकी नीयत खराब है तो उनके हिसाब से करेंगे, उनको सॉरी, उनको बेनिफिट देने वाली चीजें वो करेंगे। तो यही एक दिक्कत होती है सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो यही समझाने की कोशिश है हमारी आज की, कि सेंट्रलाइज सिस्टम में दिक्कतें क्या क्या है। ये एक हो गया एग्जांपल बैंकिंग का। देखिए दूसरा, अब मनी ट्रांसफर जो होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ये भी फाइनेंस का ही एक पार्ट है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर में सेंट्रलाइज बॉडी कितना वर्क करती है और उसका डिसएडवांटेजेस हमें कितना भुगतना पड़ता है, नुकसान हमें कितना भुगतना पड़ता है, वो देखती है। देखिए समझ लीजिए, मैं एक बंदा हूं जिसको अमेरिका में क्या करना है, पैसा भेजना है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं जाऊंगा मेरे लोकल बैंक में। मैंने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए। अब वो क्या करेगी बैंक? मैंने कहा कि यूएस में मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ये जमा करना है, तो लोकल बैंक करेगी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को कम्युनिकेट, जो कि दोनों तरफ रहेगी। फॉर एग्जांपल उसका इंडिया में भी क्या होगा? बैंकिंग होगा, और यूएस में भी बैंकिंग होगा।
तो ये लोकल बैंक उससे कम्युनिकेट करी, लोकल बैंक अभी सॉरी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अमेरिका में जो ब्रांच है उससे कम्युनिकेट करेगी। अब अमेरिका में जिस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक है अमेरिका में, उसी बैंक में मेरे फ्रेंड का अकाउंट होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं। तो वो बैंक क्या करेगी, मेरे फ्रेंड के अकाउंट जिस बैंक में है उससे कम्युनिकेट करेगी और वहां पे पैसा ट्रांसफर करेगी। अब देखिए इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए। मेरी लोकल बैंक हो गई, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो गई इंडिया में, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो गई अमेरिका में, और लोकल बैंक हो गई अमेरिका में मेरे फ्रेंड की। अब ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब इस वजह से होता क्या है कि इन सारे लोगों के चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे अभी, मुझे, क्योंकि मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। अब ये चार्जेस पे करते वक्त मुझे जो इन्वॉल्व है उनको तो करना ही होगा। अब दो और लोग इनमें इसमें चार्जेस लगाते हैं, वो है इंडियन गवर्नमेंट भी लगाएगी और यूएस गवर्नमेंट भी लगाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, तो ये इस सेंट्रलाइज सिस्टम का एक क्या होता है कि ये बहुत दूर से घूम घूम के पैसा जाता है और इसका खर्चा बहुत ज्यादा जो सेंडर है या रिसीवर है उन लोगों को मतलब बेयर करना पड़ता है। अगर समझ लीजिए यही अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती, डिसेंट्रलाइज वे से होता, तो ये बीच वाले सारे गायब हो जाते और डायरेक्टली क्या होता, पैसा ट्रांसफर होता। उसका भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे। तो ये एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे चलती है, उसमें किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये हो गया। अब अगली एक चीज है, वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बाइनांस ले सकते हैं, वजीरेक्स ले सकते हैं, पिछले दिनों एक एफटीएक्स नाम से जो एक्सचेंज बंद हो गया उसका भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, क्या होता है सबसे पहले तो मुझे इन किसी भी एक एक्सचेंज में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा खाता ओपन करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, अकाउंट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी अकाउंट में मेरे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, मतलब अब तक जब तक ये मेरे बैंक अकाउंट में था, मेरे नाम से था, तब तक उस पे मेरा कंट्रोल था। अब मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब मेरा कंट्रोल इस पे है नहीं। अब किसका कंट्रोल है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वो एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए। उसके कंट्रोल में मेरा पैसा चला गया अभी। अब मैं वहां जाऊंगा, मुझे दिख तो रहा है वहां पे बैलेंस दिख रहा है, मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे, वो 1 लाख रुपए वहां पे दिख रहे, लेकिन अभी है किसके पास, किसके अकाउंट में है वो पैसा, एक्चुअल में देखेंगे तो एक्सचेंज के अकाउंट में पैसा है। अब एक्सचेंज उसके बदले में मुझे वहां एक डिजिट दे रही है, नंबर्स दिखा रही है मेरे अकाउंट के हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा करेंसी में, फिएट करेंसी जो मेरी होगी उससे मैं क्या करूंगा, दूसरा क्रिप्टो करेंसी खरीद लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी खरीद लिया, इथेरियम खरीद लिया, बाइनांस खरीद लिया, या मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। इनमें से मुझे जो पसंद हो वो मैंने क्या कर लिया, उस अमाउंट से क्रिप्टो खरीद लिया। अब क्रिप्टो खरीद लिया, मेरे वॉलेट में वहां पे भी दिख रहा है, लेकिन वो वॉलेट का कंट्रोल मेरे पास है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कंट्रोल किसके पास है, उसी एक्सचेंज के पास। मुझे दिख रहा है खाली, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, इधर उधर घुमा सकता हूँ, लेकिन अभी के अभी 1 सेकेंड में मुझे वो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे कंट्रोल वाले वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, तब तक वो उसके ही कंट्रोल में है। अगर उसका वॉलेट एड्रेस देखोगे, उस वॉलेट एड्रेस को ओनर कौन होगा, एक्सचेंज ओनर। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी लिया है, उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 1-2 पेयर में कर रहा हूँ, 4 पेयर में कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ, ये सारा कुछ उनके ही अकाउंट में कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई अभी मुझे है ना प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है, जो भी हुआ है, बचा हुआ जो क्रिप्टो करेंसी है, जो भी कॉइन या टोकन्स है, मुझे है ना मेरे वॉलेट में चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि मैंने उसको विड्रॉल कर दिया। अब विड्रॉल करके मेरे वॉलेट में आ गया, फॉर एग्जांपल वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आएगा या मेटामास्क में आएगा, सेपवाल में, किसी वॉलेट में मैंने विड्रॉल ले लिया। अब देखिए मैंने पैसा ट्रांसफर किया और वॉलेट में क्या आ गया, कॉइन आ गया। इसके बीच वाला जो काम है किसके पास था, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास। ये सब कुछ मैंने किया, प्रॉफिट लॉस जो भी किया,
ये किसके दम पे किया? एक्सचेंज के दम पे किया, उसके मतलब उस पे मैंने यकीन रख के किया कि ये पैसा सेफ है सोच के। लेकिन इसी का एक बेनिफिट क्या हुआ, एक एफटीएक्स का क्या हुआ है आप सबको पता है। फिरोज सर ने तो 2-3 बार उस इंसिडेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। शॉर्ट में 1-2 मिनट में मैं भी उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, पैसा लोगों का एफटीएक्स एक्सचेंज में क्या हुआ था, बहुत जमा था। तो लोग क्या करते थे, ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के लिए उनको क्या देना है, सिर्फ खाली नंबर देना है। लेकिन वॉलेट में किसके करेंसीज थे, मतलब कॉइन्स या टोकन्स किसके वॉलेट में थे, वो एफटीएक्स के थे। उन्होंने क्या किया, उसको आगे जाके यूज किया और वहां पे लॉस कर दिया। अब लॉस करने की वजह से हुआ क्या, जब भी विड्रॉल किसी ने डाला, उसको देने के टाइम, उसको देते वक्त उसके वॉलेट में विड्रॉल देने के लिए पैसा नहीं था, वो मतलब टोकन्स या बिटकॉइन, यूथेरियम, यूएसडीटी नहीं थे। तो इस वजह से विड्रॉल रुकने लगे। तो मतलब क्या, हमारा पैसा कोई और यूज कर सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। तो ये दिक्कत होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम में ये दिक्कत होती है कि वहां पे अपना कंट्रोल बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसी वजह से क्या होता है, उन पे यकीन रखना, मैंने कहा ना वो रिलायबल नहीं है, यकीन रखना इंटेंशन पे, उनके इंटेंशन पे, उनकी नीयत पे यकीन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से सिस्टम में क्या आ गया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या, मतलब एक्सचेंज का काम हो सकता है क्या, मनी ट्रांसफर हो सकता है क्या, बैंकिंग भी चल सकता है क्या डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये थोड़ा हम समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब बैंकिंग जो है, हमने क्या देखा कि एक बैंक है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, और डिपॉजिटर है, और मतलब लेंडर है और बोरोअर है, मतलब डिपॉजिट कर रहा है कोई, लोन कोई ले रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने वाली बैंक थी। अब डिसेंट्रलाइज बना दिया तो कौन मालिक हो गया, पब्लिक ही उसकी मालिक होगी। अब इसी वजह से बैंकिंग की जगह किसने ले ली है, पी टू पी, पीयर टू पीयर बैंकिंग सिस्टम में। अब इसका दो एग्जांपल, ऑलरेडी इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका में दो ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके नाम मैं भूल गया एक्चुअली, वो नोट करना जरूरी था लेकिन जल्दबाजी में भूल गया। मैं अगली बार डेफिनेटली उसको आप सबको शेयर करता हूँ। दो ऐसे हैं जो पीयर टू पीयर क्या कर रही हैं, ट्रांजेक्शन कर रही है। मतलब ये एक्चुअली समझ लेते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से होता कैसे। अब वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का एफडी है, 1 लाख रुपए का मुझे लोन लेना है, देना है। अब इसकी जगह किसने ले ली, इसकी जगह क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स ने, क्रिप्टो टोकन्स ने ले ली। अब इस वजह से हुआ क्या, मुझे 1 लाख का बिटकॉइन समझ लीजिए, 1 लाख वैल्यू का बिटकॉइन मुझे डिपॉजिट करना है इंटरेस्ट के लिए, और 1 लाख रुपए का किसी को चाहिए लोन, जो 1 लाख रुपए क्या करेगा, लोन लेगा और उसका यूज करेगा। अब बैंकिंग में होता कैसे था कि बैंक में जाके डिपॉजिट करता था, और लोन लेने वाला क्या करता था, मेरा घर है, मेरा जमीन है या गाड़ी है, इसको मैं ये मेरा गोल्ड है, इसको मैं हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज करके आपसे मैं लोन ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ। अब यहाँ कैसे होता है पी टू पी में, मैंने मेरा क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया, जिसमें किसी को अगर लोन चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। अब समझ लीजिए कोई है जिसको 1 लाख का डिपॉजिट करना है एफडी के हिसाब से, उसको रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इस हिसाब से वो डिपॉजिट कर रहा है। अगर मैं हूं जिसको मुझे लोन चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, समझ लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कोई भी असेट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम है, बिटकॉइन है, कोई भी है। अगर मैं क्या सोच रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए का मैं असेट बेच के पैसा लेके मैं घर में खर्चा करूंगा तो खर्च हो जाएंगे। मैं सोच क्या रहा हूँ कि चलो इसको मैं ना लेंड कर देता हूँ, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता हूँ। अब उसके बदले मुझे 80,000 रुपए अगर कोई अलग
क्रिप्टो करेंसी का लोन मिलता है कुछ ब्याज पे, तो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 लाख के इथेरियम दे दिए, 80,000 के यूएसडीटी मैंने लोन पे लिए। अभी 1,000 वहां पे मैंने मॉर्गेज कर दिए, जैसे कि घर करते हैं, गोल्ड करते हैं। यहाँ पे एक ही चीज है, आप लेंडिंग करते वक्त भी और बोरो करते वक्त भी, दोनों में भी क्रिप्टो ही होना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैंने इथेरियम कर दिए वहां पे और यूएसडीटी ले लिया। अब यूएसडीटी ले लिया, यूएसडीटी से खर्चा करके मेरा घर मैंने कंप्लीट कर दिया, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए। अब मुझे क्या करना है कि उस 80,000 को 10% सालाना के हिसाब से यूएसडीटी ब्याज समझ के ज्यादा देना है, जिसने P2P में मुझे लोन दिया है। फॉर एग्जांपल जिस किसने भी दिया है उसको देना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, उसका ईएमआई के हिसाब से हफ्ते 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 हर महीने मैंने भरते 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 10% के हिसाब से उसको दे दिया। अब इसमें क्या हो गया, 1 लाख का इथेरियम मेरा वहां पे था, मॉर्गेज पड़ा हुआ था, गारंटी के लिए पड़ा हुआ था। तो उसकी वैल्यू जो अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होगी, उसका बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है। अगर मैं उसको बेच के घर में खर्चा करता तो होता क्या, मेरा एसेट खत्म हो जाता। अब इसकी वजह से मैंने क्या किया, उसको लेंड करके वहां से मैंने लोन लेके मेरा खर्चा किया, और जो उसका रेट अप्रिशिएट या डिप्रिशिएशन जो भी होगा उसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूं इस हिसाब से। इसको बोलते हैं P2P। यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करते हैं हम लास्ट में 1 मिनट में देख लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से चलती है बैंकिंग। अब ये शुरू हो गया है एक्चुअली कहाँ पे, अमेरिका में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ग्रुप में शायद हो गया बाद में, तो भी वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग चालू हो गई है अभी। ठीक है, तो ये रिप्लेस हो रहा है। अब ये तो